हाय दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। बेटी सौतन की भाग 10। अभी तक हमने पढ़ा कि नैना राहुल को अपना बनाने की पूरी कोशिश करती है। एक रात राहुल को वो फोन करती है और अपने पास बुलाती है। जैसे ही राहुल नैना के कमरे में घुसता है, वैसे ही नैना पीछे से उसको गले लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। नैना की बातें सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में नैना को एक थप्पड़ लगा देता है और उसको बहुत सुनाता है और उसके कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं काजल, जो कमरे की खिड़की से सारी बातें सुन रही थी, आज अपने पति की बातें सुनकर उसको राहुल पर गर्व हो रहा था। राहुल कमरे में आकर सो जाता है और काजल भी गहरी नींद में सुकून से सो जाती है। अब आगे। जैसे ही काजल की नींद खुली तो उसने देखा कि राहुल पहले ही वहां से जा चुका था। काजल अपने बिस्तर से उठी और सीधे ही बाथरूम में घुस गई। काजल की शुरू से आदत थी कि वो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर घर के कार्य करती थी। जैसे ही काजल बाहर आई और उसने मंदिर में आकर दिया जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना की, तभी अचानक वहां राहुल आ गया। राहुल के हाथ में दूध का गिलास और कुछ फल थे। राहुल काजल को देखते ही बोला, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। ये सुनकर काजल बोली, इतनी सुबह सुबह? तब राहुल बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो। ये कहकर उसने काजल को वहीं पास कुर्सी पर बैठाकर उसे अपने हाथों से फल खिलाए। तभी अचानक उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर काजल और राहुल दोनों ही बाहर आए तो देखा कि नैना अपना सारा सामान हाथ में लिए वहां से जा रही थी और राहुल की माँ उससे जाने का कारण पूछ रही थी, लेकिन नैना रो रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। तब राहुल की माँ राहुल से बोली, देखो राहुल बेटा, अरे भला ये कहाँ जाएगी, इसका कोई ठिकाना भी तो नहीं है। ये सुनकर राहुल ने कुछ नहीं कहा, उसने गुस्से में मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तब नैना काजल के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, काजल मेरी बहन, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर काजल ने कहा, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? तब नैना ने कहा, पता नहीं। कुछ देर सोचकर काजल बोली, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं इस तरह बेसहारा कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर उसने फोन उठाकर फोन मिलाया। फोन उसने अपने थाने के कांस्टेबल प्रकाश के पास मिलाया। प्रकाश एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे शादी करके अलग अलग शहरों में जा बसे थे। प्रकाश को फोन कर काजल ने उनसे कहा कि उनके घर में अगर कोई कमरा हो तो किराए पर नैना को दे दे। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, हाँ मैडम, कमरा मिल जाएगा। काजल ने फोन काटने के बाद नैना से कहा कि तुम कांस्टेबल प्रकाश के यहाँ किराए पर कमरा लेकर रह सकती हो। ये सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लग गई और काजल के पैरों को पकड़कर कहने लगी, आज तक तुमने हमेशा मेरा भला सोचा है, लेकिन शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। ये सुनकर काजल बोली, अरे ये क्या कर रही हो, उठो उठो, जल्दी उठो। उठकर नैना ने काजल को गले लगा लिया, लेकिन राहुल ने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। नैना भी राहुल से नजरें चुराती हुई वहां से चली गई। नैना कांस्टेबल प्रकाश के मकान में किराए के कमरे में रहने लगी। उसने अब स्कूल की गेस्ट टीचर की जॉब भी छोड़ दी और वो शहर में ही एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगी। नैना के जाने से काजल को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो ये सोचकर भी खुश थी कि नैना के जाने से उसे जो दिन रात की चिंता थी वो खत्म हो गई और अब नैना भी अपनी अलग जिंदगी में ठीक है। नैना सुबह 9 बजे होटल जाती और रात के 11 बजे आती थी। उसका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। राहुल काजल का पूरा ध्यान रखता था, उसे अपने हाथों से खिलाता था और अपने हाथों से दवा देता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। नैना को अब अपने किए पर पछतावा था। राहुल ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो अकेले में कभी कभी फूट फूट कर रो पड़ती थी। उसने अपनी देवी जैसी बहन काजल का ही घर उजाड़ना चाहा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। जिस बहन ने उसे नई जिंदगी दी, आखिर में उसने उसका ही हक छीनना चाहा। अब वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। वो अब बिल्कुल उदास रहने लगी। होटल में वो अपने काम से काम रखती और बड़ी ईमानदारी से काम करती थी। नैना के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी
नैना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि नैना किसी से भी बातें नहीं करती। नैना का मकान मालिक कांस्टेबल प्रकाश और उसकी पत्नी भी नैना से बिल्कुल बेटी की तरह व्यवहार करते। वे लोग नैना को बहुत अच्छी तरह रखते थे। होटल के मैनेजर ऋतिक ने जब पहली बार नैना को देखा तो वो उससे पहली नजर में ही प्यार करने लगा। उसकी सादगी और भोलापन उसे भा गया था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो नैना से बात करने की कोशिश करता, लेकिन नैना बहुत कम बोलती थी और अपने काम से काम रखती थी। ऋतिक ने कई बार नैना से बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऋतिक हमेशा सोचा करता कि कोई ना कोई तो बात है जो ये इतनी दुखी रहती है। ऋतिक ने लोगों से पता किया तो पता चला कि नैना का अपना कोई नहीं है और वो अकेले ही किराए के मकान में रहती है। उसकी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर ऋतिक को ये दुख तो हुआ कि नैना का अपना कोई नहीं है, लेकिन साथ में ही ये खुशी भी हुई कि नैना की शादी नहीं हुई है। ये सब जानने के बाद तो अब ऋतिक हमेशा बस नैना को ही निहारा करता था। जब भी नैना की नजर गलती से उससे टकरा जाती तो नैना हड़बड़ाकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती। एक दिन होटल में कुछ मवाली टाइप के लोग खाना खाने आए। नैना जैसे ही उनसे उनका ऑर्डर लेने गई तो नैना को देखकर वे लोग कहने लगे, अरे यार, लगता है इस आइटम को कहीं देखा है। तब एक बोला, हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे मीरगंज के कोठे पर देखा हो। ये सुनकर नैना जैसे ही जाने लगी तभी उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़छाड़ करने लगे। तो नैना ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसी शोर शराबे की आवाज जैसे ही ऋतिक के कानों में पड़ी, ऋतिक आया और देखा कि कुछ गुंडे मवाली नैना के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऋतिक को बहुत गुस्सा आया और उसने उन गुंडों से नैना को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन गुंडों ने नैना को नहीं छोड़ा। तो ऋतिक ने नैना को बचाने की कोशिश की और इसी छीना झपटी में ऋतिक को चोट भी आ गई। तब किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई और उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले गई। नैना रोए जा रही थी। ऋतिक ने उसे हिम्मत बंधाई और चुप करवाया। नैना वापस अपने कमरे पर आ गई। उस दिन नैना फूट फूट कर रोई कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके अतीत की काली छाया उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर काजल के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन काजल का पेट जोरों से दर्द करने लगा और काजल दर्द से छटपटाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। तब काजल की सास ने राहुल को फोन किया। राहुल स्कूल से तुरंत ही घर आ गया और काजल को तड़पता देखकर उसे तुरंत ही अस्पताल ले गया और उसे भर्ती करवा दिया। सभी लोग बहुत परेशान थे और काजल के सही सलामत होने और होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिर में काजल ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म की खबर पाकर सभी को बहुत खुशी हुई। काजल को जैसे ही होश आया तो वो अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तो राहुल ने उसे गले लगा लिया। चेतना अपनी छोटी सी बहन पाकर बहुत खुश हुई। जैसे ही ये खबर नैना ने सुनी तो नैना भी बहुत खुश हुई और दूसरे दिन जल्दी ही काजल से मिलने पहुंच गई और अपने साथ काजल के लिए कुछ फल और उस बच्ची के लिए कुछ कपड़े और खिलौने साथ ले गई। लेकिन राहुल ने नैना की तरफ देखा भी नहीं। नैना को अपने किए पर पछतावा था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और बस अपनी बहन और उस छोटी सी नन्ही सी जान से मिलकर आ गई। आज काजल की बेटी का नामकरण था। मोहल्ले के सभी लोग आए हुए थे। नैना भी आई हुई थी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर काजल की आंखों में आंसू छलक आए। सब औरतें बात बना रही थी कि काजल के माता पिता कैसे हैं, जो कभी काजल की सुध भी नहीं लेते। भला ऐसे उत्सव पर तो मायके वालों को होना चाहिए। तभी अचानक काजल के पिता वहां आ गए। अपने पिता को देखकर काजल को बहुत खुशी हुई तो उसके पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो काजल और उसके ससुराल वालों के लिए कुछ कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, फल, मिठाई आदि लेकर आए थे। अब हंसी खुशी काजल की बेटी का नामकरण संपन्न हुआ और आखिर में चेतना ने ही अपनी बहन का नाम कृषिका रखा। आज अपनी बेटी के नामकरण उत्सव में अपने पिता को देखकर काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। काजल को गले लगते देखकर नैना का मन भी अपने पापा के गले लगकर रोने का हुआ, लेकिन उसके पापा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। ये देखकर नैना अंदर ही अंदर टूट गई और वो बिना खाना खाए ही वहां से अपने कमरे पर लौट आई। एक दिन ऋतिक ने नैना से अपने प्यार का इजहार किया और कहा,
नैना, जब से मैंने तुम्हें देखा है पहली नजर में ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या नैना तुम मेरा हाथ थामना चाहोगी? ये सुनकर नैना ने ऋतिक की तरफ हैरानी से देखा और बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगी। तब ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नैना, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर नैना बोली कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और हाँ, आज के बाद प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करना। ये कहकर वो वहां से चली गई। ऋतिक उसे एकटक देखता ही रह गया। ऋतिक की बात सुनकर नैना कमरे पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में शायद शादी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। आज जो ऋतिक उससे प्यार करने का दावा कर रहा है, जब उसकी असलियत जानेगा तो लोगों की तरह वो भी उससे नफरत करने लगेगा। शायद अब उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है। दूसरे दिन जब नैना होटल गई तो ऋतिक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। थक हार कर ऋतिक ने चुप रहने में ही भलाई समझी। एक दिन जब ऋतिक अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि नैना खड़ी हुई किसी साधन का इंतजार कर रही है। ये देखकर ऋतिक ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि नैना, शायद तुम्हें इतनी रात गए अब कोई साधन ना मिले, इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर ऋतिक बोला, देखो, ये समय सोचने का नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तब नैना बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तब ऋतिक ने कहा, ये समय खतरे से खाली नहीं है और एक अनजान लड़की के लिए कोई भी खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम प्लीज आ जाओ। ऋतिक की बात सुनकर अब नैना ने ऋतिक के साथ गाड़ी में बैठने में ही भलाई समझी और वो ऋतिक के बगल में आकर बैठ गई और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ऋतिक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार ऋतिक ने एक मंदिर के आगे गाड़ी रोक दी। उसे इस तरह गाड़ी रोकते देखकर नैना ने हैरानी से कहा, क्या हुआ ऋतिक, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये सुनकर ऋतिक बोला, नैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर गाड़ी से उतर गया वो। तब नैना गाड़ी से उतरते हुए बोली कि इस तरह सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। ये सुनकर ऋतिक बोला, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलूंगा और ना तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचूंगा। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, बस मेरी बात का जवाब दे दो। ये सुनकर नैना ने कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तब ऋतिक ने कहा, बात तो तुम्हें अभी करनी होगी। ये कहकर वो नैना का हाथ पकड़कर मंदिर में ले गया और बोला, नैना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती। नैना, मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। बताओ नैना कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है? ये सुनकर नैना कहती है, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब ऋतिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि भगवान के चरणों की सौगंध खाकर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। आज तुम भगवान के चरणों की सौगंध खाकर जो कहोगी वो मैं मान लूंगा। ये सुनकर नैना कोई जवाब नहीं देती तो ऋतिक कहता है कि तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। तब नैना कहती है कि मेरे प्यार करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काले अतीत की परछाई कभी भी मेरा जीवन नहीं संवरने देगी। मेरे अंधेरे जीवन में कभी कोई रोशनी नहीं आ सकती। ये सुनकर ऋतिक कहता है, कैसा काला अतीत? तब नैना कहती है कि जब तुम मेरे अतीत के बारे में जानोगे ना तो तुम भी लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे। ये सुनकर ऋतिक कहता है, नैना, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो। तब नैना सारी बात ऋतिक को बता देती है और अंत में रोते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी मेरा हाथ थामना चाहोगे? क्या एक ऐसी लड़की जो समाज की नजरों में एक बदनाम लड़की है? ये सुनकर ऋतिक कोई जवाब नहीं देता तो नैना रोते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मैं जानती थी, मैंने कहा था कि तुम भी और लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे। तब ऋतिक नैना के सामने आता है और उसका मुंह अपने हाथों में लेकर कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं और लोगों की तरह निकलूंगा? मैंने तुम्हारे तन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया था। तुम ये मत सोचो कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर प्रेम किया था। पता नहीं क्यों तुम्हारे भोलेपन और सादगी को देखकर मैं तुमसे प्यार कर बैठा। और मैं मानता हूँ कि लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ बोले,
लेकिन तुम मेरे लिए गंगा जल की तरह पवित्र हो। तुम्हारी आत्मा गंगा जल की तरह पवित्र है। लोगों का क्या है, निर्दोष होते हुए भी औरत पर ही कीचड़ उछालते हैं। आखिर में दोष औरतों को ही देते हैं। कोई भी किसी औरत का दर्द नहीं समझना चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो औरतें इस तरह का दर्द बर्दाश्त करती हैं, उन पर क्या बीतती होगी, लेकिन फिर भी ये समाज उन्हें ही दोष देता है। नैना, तुम्हारी बात सुनकर मैं इतना तो जान चुका हूँ कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ दर्द सहन किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहोगी? ये कहकर ऋतिक अपना हाथ आगे कर देता है तो नैना की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए अपना हाथ ऋतिक के हाथ पर रख देती है। तब ऋतिक उसे गले लगा लेता है। नैना फूट फूट कर रो पड़ती है और ऋतिक मंदिर में उससे वादा करता है कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। फिर ऋतिक उसे उसके कमरे पर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। आज नैना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टूटी हुई किश्ती को किनारा मिल गया हो। वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जैसे उसके अंधेरी जिंदगी में उसे अब एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सारी रात अपने और ऋतिक के भावी जीवन के सपने सजाने लगी, लेकिन कभी कभी वो ये सोचकर उदास हो जाती कि कहीं ऋतिक के घर वालों ने उसे नहीं अपनाया तो क्या होगा। तब वो सोचती, लेकिन ऋतिक तो हमेशा उसके साथ है। यही सब सोचते हुए आखिर में उसकी आंख लग गई। अब नैना धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो सबसे अच्छे से बात करती। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर, उसे खिलखिलाकर हंसते देखकर ऋतिक की आत्मा को जैसे सुकून सा मिलता। कभी कभी ऋतिक नैना को लेकर घूमने निकल जाता। दोनों किसी पहाड़ी पर एकांत जगह में बैठकर अपने आने वाले जीवन के सपने सजोती रहती। एक दिन नैना ने ऋतिक से कहा कि कहीं तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। एक तो हमारी जाति भी अलग है और ऊपर से मेरे अतीत के बारे में जानकर। ये सुनकर ऋतिक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बस नैना, अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो लोग मेरी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मोड़ आया कि वे लोग तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऋतिक के गले लग जाती है। दूसरे दिन ऋतिक नैना से अपने घर चलने के बारे में कहता है। तब नैना कहती है, ऋतिक, मैं कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे अतीत के बारे में तुम्हारे घर वालों को भी पता चले। ये सुनकर ऋतिक कहता है, नहीं नैना, मैं तुम्हारा और लोगों के सामने मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर नैना कहती है, नहीं ऋतिक, मेरा मानना है कि झूठ की बुनियाद पर रखी हुई रिश्ते की दीवार कभी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ये सुनकर ऋतिक कुछ कहता, तभी नैना कहती है, प्लीज ऋतिक, तुम अपने घर वालों से कुछ भी नहीं छुपाओगे। तब ऋतिक कहता है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो क्या लगता है दोस्तों, नैना के बारे में जानकर कैसा होगा ऋतिक के घर वालों का रिएक्शन? वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।